हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन और थोड़े प्रश्न हम लोग अपने शरीर क्रिया विज्ञान के आज करेंगे और ये बिल्कुल चैप्टर वाइज है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिससे कि कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कुछ चैप्टर्स आपके। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, और अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ए रेड्डी का, बी रामाबाई का, कृष्णाचारी और होरेन भाई। तो ये कथन जो है वो हमारा ए रेड्डी का कथन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ए रेड्डी। सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, ये किसका है? ए रेड्डी का कथन है। सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय और विकास, व्यक्ति और विकास, समाज और व्यक्ति, और समाज और आपका प्राप्त। तो सामुदायिक विकास है तो समुदाय और विकास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या को संगठित एवं नियोजित ढंग है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका लोसवो का। किसका? लोसवो का कथन है ये कि गहन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग है। सामुदायिक विकास एक समुदाय के व्यक्तियों में निरंतर चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, सुधारात्मक प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया है। तो जो सामुदायिक विकास है एक सामुदायिक व्यक्ति में निरंतर चलने वाली कैसी प्रक्रिया है? ये है आपकी सुधारात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। तो ये समाज में ही होता है समुदाय का विकास, तो ये हमारे समाज के ही अंतर्गत है, इसलिए ये सामुदायिक प्रक्रिया है। सामुदायिक विकास तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त एवं स्थानीय रूप से व्यवस्थित कार्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका है कार्ल टेलर का। आज थोड़ा परिभाषाएं थी तो मैंने इंक्लूड कर दी, क्योंकि मैंने देखा कि डिफिनीशंस तो आती ही आती हैं एग्ज़ाम में, और उसमें क्या होता है डिफिनीशंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया? तो इस प्रश्न का हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया। सामुदायिक विकास कितने कारकों पर आधारित है? तो जो ये आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वह 2 कारकों पर आधारित है। 1958 में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत कितने ब्लॉक खोले गए? तो उस समय जब 1958 में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत कितने ब्लॉक खोले गए थे? 2005 ब्लॉक खोले गए। ठीक है, फिर अभी मैं इसका स्तर बताती हूँ कि किस तरह से इसको वर्गीकरण, मतलब अलग अलग इसके स्तर हैं। सन 1971 में ब्लॉकों की संख्या बढ़कर कितनी कर दी गई? तो सन 1971 में ब्लॉकों की संख्या बढ़कर के 4893 हो गई। ठीक है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम जनता के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। समुदाय ने, गरीबों ने, सरकार ने और जनता ने। तो ये जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो किसके द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है कि सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। हाँ, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे ये चीज़ हम लोग जाने कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस चीज़ को हम लोग जाने कि उसका सिद्धांत क्या है। तो उसका जो सिद्धांत एवं दर्शन है उसमें सबसे पहला है संगठन की आवश्यकता। तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? संगठन की आवश्यकता होती है। फिर संगठन के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों की जानकारी, मतलब कि जो भी संगठन बनाया गया है उसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, निश्चित समुदाय के लिए, जैसे जिस भी समुदाय में जिस चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसके लिए क्या करेंगे? उसकी जानकारी करेंगे, और फिर उसके बाद जानकारी करने के बाद वो उसका एक कार्यक्रम बनाएंगे। कार्यक्रम बनाने के बाद जो हमने शुरू में उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से क्या करेंगे? प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक, समुदाय नेतृत्व की आवश्यकता, तो इसमें सामुदायिक जो इस सिद्धांत पर जो एक काम करता है उसमें सामुदायिक नेतृत्व की नीड्स ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप। तो वहाँ पर क्या होता है कि संगठन की सफलता के लिए जो समुदाय के नेता हैं उनको भी कार्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक होता है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि जो लोग हैं वो, मतलब वहाँ जो लोकल पीपल्स हैं उनका भरोसा उससे उनको मिलता है। और नेता के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अधिकांश लोगों का नेतृत्व करता हो और उनके हित में कार्य करता हो। और फिर उसके बाद
संगठन सिद्धांत में परिवर्तनशीलता, मतलब जो संगठन का जो है सिद्धांत है उसमें क्या क्या होना चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। निश्चित लक्ष्य और कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए समयानुसार संगठनों के सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन करें, अर्थात कि क्या हो, वो लचीले हों कि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। समाज सेवियों का सहयोग, तो जो सोशल वर्कर्स हैं उनको भी आप जब समुदाय का विकास करने के लिए जाएंगे तो उस समय सोशल वर्कर्स का भी सहयोग लेंगे। समुदाय के विभिन्न समूहों का सहयोग, तो उसमें विभिन्न समूहों का भी सहयोग लिया जाएगा। जैसे कुछ लोग उच्च ग्रुप के हैं, कुछ निम्न के हैं, सबका जैसे स्टेटस भी अलग अलग है, तो सभी का सहयोग लिया जाए। प्रभावशाली नेतृत्व, और सबसे बड़ी बात कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है उसमें एक इफेक्टिव लीडरशिप की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो समुदाय के लोग अपने नेता मार्गदर्शन में सामुदायिक संगठनों के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, इसलिए संगठन को चाहिए कि वह समुदाय में से एक प्रभावशाली नेतृत्व का विकास करे। ऐसा करने से नेता संगठन एवं समुदाय की समृद्धि के लिए कार्य करेगा, क्योंकि जिसकी हम समृद्धि की बात कर रहे हैं नेता उसी के बीच में का होगा, तो फिर क्या होगा कि ये उससे लोग ज़्यादा परिचित होंगे, उसका लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे, तो जो आपका जो सामुदायिक कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छे से चल पाएगा। तो जो सामुदायिक विकास योजना का संगठन है उसके लिए भी 5 तरह के स्तर बनाए गए हैं। कभी कभी इस स्तर को आपको सीरियल में लगाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो सबसे जो ये स्तर हैं उनको इस प्रकार, सबसे पहले क्या है, सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल है। फिर प्रांतीय, जैसे हम कहें केंद्रीय स्तर पर, सबसे पहले जो कोई भी प्रोग्राम बनता है तो वो किस पर, केंद्रीय स्तर पर। फिर उसके बाद आपका प्रांतीय स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, ठीक है, फिर प्रखंड स्तर पर, और फिर सबसे लास्ट में विलेज स्तर पर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये इसके 5 स्तर हैं। सबसे पहले केंद्रीय हो गया, फिर उसके बाद आपका प्रांतीय हो गया, अर्थात कि स्टेट वाला हो गया, ठीक है, फिर जिला हो गया डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर उसके बाद ग्रामीण स्तर पर। तो इस तरह से जो सामुदायिक विकास योजना का संगठन है उसको कितने स्तरों में बांटा गया है, तो उसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसको 5 स्तरों में बांटा गया है। और इसमें आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसमें और प्रसार शिक्षा एवं सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है, इन दोनों योजनाओं में क्या अंतर है। तो अगर अंतर की बात हम करें तो प्रसार शिक्षा शिक्षात्मक पद्धति है, और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, संगठनों द्वारा संपर्क किया जाता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि ये क्या है, शिक्षा, इसका ये क्या है आपका शिक्षा, कि विद्यालय से बाहर की शिक्षा की बात प्रसार शिक्षा में हम करते हैं। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किसी प्रकार की शिक्षा की बात नहीं होती, बल्कि संगठनों द्वारा संपर्क किया जाता है लोगों के विकास के लिए, और व्यक्तिगत विकास पर अधिक बल दिया जाता है। प्रसार शिक्षा में व्यक्तिगत विकास पर अधिक बल दिया जाता है, और सामुदायिक शिक्षा में क्या होता है, समुदाय के विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रसार शिक्षा में व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है, और सामुदायिक शिक्षा में समुदाय की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसमें साधन का कार्य करती है, और जो कि प्रसार शिक्षा क्या साधन का कार्य करती है, और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो स्वयं अपने आप में क्या है, साध्य है। फिर विकास विभाग तथा एजेंसी में सहकारिता द्वारा कार्य होता है, किसमें, प्रसार शिक्षा में, और विभाग तथा एजेंसी को भाग लेने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। तो जो हम प्रसार कार्यक्रम जो है उनमें क्या कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है आपको, विभाग तथा एजेंसियों में सहकारिता के द्वारा कार्य कराना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विभाग तथा एजेंसी को भाग लेने के लिए बाध्य करती है, मतलब उनको सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए कार्य करना ही करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये मेरे ख्याल से अब आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा बहुत ही कुछ टफ सा है, तो बिल्कुल सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है वो क्या मेन इसमें है कि 2 अक्टूबर 1952 को भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा आरंभ हुआ। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, प्रधानमंत्री हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ
प्रारंभ हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि देश का विकास करने के लिए, मतलब सामुदायिक विकास, सामुदायिक संबंध और सामुदायिक संगठन। तो सामुदायिक कार्यों जो जितने भी सामुदायिक कार्य हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया। एक हो गया कम्युनिटी डेवलपमेंट, दूसरा हो गया कम्युनिटी रिलेशन और तीसरा हो गया आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो समुदाय में मतलब ये कार्यक्रम समुदाय में रहकर ही मतलब उस समुदाय, उस कम्युनिटी के लोगों का विकास करने का जो लक्ष्य था वो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम में रखा गया। और डिफिनेशंस वगैरह तो मैंने जो इम्पोर्टेंट लगी वो प्रश्न में है ही। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार किया? केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने या फिर आपके सलाहकार समिति ने? तो किसी ने नहीं, सबसे पहले किसने? केंद्रीय सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार किया। केंद्र स्तर पर केंद्रीय समिति होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राज्य विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रादेशिक विकास समिति, ब्लॉक विकास समिति। केंद्रीय स्तर पर जो केंद्रीय समिति होती है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय समिति को क्या कहते हैं? अगर ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गई, क्षेत्रीय स्तर की पूछ रहा है तो ब्लॉक विकास समिति, जिला नियोजन समिति, प्रादेशिक विकास समिति और पंचायत समिति। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो ये होता है वो क्या है? आपकी ब्लॉक विकास समिति के अंतर्गत। ग्राम स्तर की अगर हम बात करेंगे तो ग्राम स्तर पे तो हम सभी जान रहे हैं कि ग्राम स्तर पे क्या हो जाएगा? हमारा ग्राम पंचायत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों के प्रत्येक ब्लॉक में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, जिला परिषद के सदस्यों के प्रत्येक ब्लॉक में कितने सदस्य होते हैं? तो वहाँ पर यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता है 2 2 3 3 10 10 5 5। तो कितने होते हैं? 5 5 सदस्य होते हैं। फिर अगला है हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है किसको? प्रसार प्रबंधक को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, प्रसार विशेषज्ञ को। तो धुरी किसको कहा जाता है? प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है, क्योंकि इसी को लेकर के सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद कार्यक्रम नियोजन की हम बात करेंगे। कार्यक्रम नियोजन मतलब प्रोग्राम प्लानिंग। तो प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो क्या है आपकी? किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले जब हम क्या उसका पूरा खाका तैयार कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? हमारा कार्यक्रम नियोजन कहलाता है। पाठ में आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम दिया हुआ है और आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि ये सिलेबस में है आपके और आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो इसलिए आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक बार देख लें। ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब जैसे जो स्तर बांटे गए हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, कितने सदस्य हैं, केंद्र की, राज्य की सहभागिता, ये सारी चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही कार्यक्रम नियोजन, जैसे सामुदायिक विकास 2 वर्ड से मिलकर के बना था, उसी तरह से कार्यक्रम नियोजन भी हमारा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कार्यक्रम और नियोजन। ठीक, और ये कार्यक्रम जो है वो किस प्रकार का है? जिसको कि पहले से उसका एक खाका तैयार कर लेते हैं, पूरा नियोजन कर लेते हैं और किस समस्त क्रियाओं को इस ढंग से करना है कि कार्य कुशलतापूर्वक हो जाए, वही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। कि कार्य को कैसे, कब, कहाँ और कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी कार्यक्रम नियोजन के अंतर्गत आती हैं। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं भी दी हुई हैं, तो आप परिभाषाओं को भी देख लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अभी देखने को मिलेगा कि कार्यक्रम नियोजन की जो परिभाषा है तो उसमें क्या है। ठीक है, तो आगे हम बात करें कि जो हमारा ये कार्यक्रम नियोजन है उससे कार्यक्रम नियोजन से हमको कौन कौन सा लाभ मिलने वाला है। तो लाभ की बात करें तो मार्गदर्शन, सबसे अच्छी बात तो अगर हमने पहले से किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर ली है तो हमें सोचना नहीं है हमें कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ठीक है, तो हम क्या फटाफट हमें मार्गदर्शन मिलता जाता है, हम अपने काम को कर लेते हैं। ठीक है, उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग, प्लानिंग करते समय हम देख लेते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनका उसी हिसाब से प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद 3rd पॉइंट है इसमें कि कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता। निरंतरता
मतलब कि लगातार आपका कार्य होता रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। क्यों इसलिए नहीं होता है? क्योंकि जो कार्यक्रम में संलग्न कार्यकर्ता, नेता या व्यक्ति किसी कारणवश यदि उपलब्ध ना हो या बदल जाएं तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम चलता रहे। ठीक है, अगर हमने प्लानिंग कर ली है तो हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो उस समय कहते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ उस समय तो फिर उसका भी हम लोग निराकरण करते हैं कि अगर उस समय ऐसा हुआ तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपका ये जो है कि ये विश्वसनीय सूचनाएं देता है। तो कार्यक्रम के बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में या फिर उसके संसाधनों के बारे में किसी समय पर और सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, वे रिकॉर्डों से सहज ही उपलब्ध हो जाती है। अगर हमने पहले से नियोजन कर रखा है प्रोग्राम का और इस तरह से करते हैं तो कभी भी किसी तरह से आपको जब भी सूचना की आवश्यकता होगी तुरंत, क्योंकि जो चीज़ें रिटर्न होती हैं उसका प्रूफ होता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद भविष्योपयोगी, इसी तरह से वो भविष्य के लिए उपयोगी होती है। फिर उसके बाद मूल्यांकन करने में भी सहायता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हमारे उद्देश्य निर्धारित होंगे तो हमें मूल्यांकन करने में भी सहायता मिलेगी। तो कार्यक्रम नियोजन यही है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कार्यक्रम नियोजन, कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कार्यक्रम नियोजन क्या है। ठीक है, तो बस प्रोग्राम प्लानिंग, किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले एक खाका तैयार कर लेना कि कार्य कैसे, कब और कहाँ, किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कार्यक्रम नियोजन जो है उसकी एक अच्छा कार्यक्रम जो है, एक अच्छा प्रोग्राम है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, प्रश्न इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ कि लिखित, सबसे पहली बात, जो कार्यक्रम नियोजन हो उसका लेखा जोखा बहुत अच्छे से हो। ठीक है, लेखा जोखा अच्छे से हो, लिखित रूप से अच्छा हो। और कर्मचारी जो हैं, जो उसका स्टाफ है, वो उस कार्यक्रम के लिए क्या हो, उपयुक्त हो, उस कार्यक्रम से जुड़े हुए हों। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी प्रोग्राम है वो वहाँ की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, जैसी वहाँ के लोगों की आवश्यकता है उसी के लिए हम प्रोग्राम, जैसे अगर मान लीजिए किसी गांव में हम गए और हमें वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पता चला कि हम लेकर के गए हैं कि अच्छे बीजों की किस्म को। ठीक है, तो अच्छे बीजों की किस्म के बारे में हम उनको बताने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं और उस समय उनके गाँव में बाढ़ आई हुई है, या बाढ़ कुछ दिन पहले आकर के गई हुई है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, कुपोषण से जूझ रहे हैं, इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जो हम अपना प्रोग्राम बना के ले गए थे कि हम लोग उन्हें अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे बीज के बारे में बताएंगे, तो वो प्रोग्राम हमारा रखा रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो नीड्स हैं उसी के हिसाब से हम अपना प्रोग्राम बनाएं। पहले हम उस चीज़ का पहले जान लें कि वहाँ सबसे उस समय, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पोस्टपोन करके जो उस समय की तुरंत नीड है, उनकी पोषण की आवश्यकता है ना, इन सारी चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो कार्यक्रम के उद्देश्य हैं वो क्या होने, अर्थपूर्ण होने चाहिए, कि मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए अर्थपूर्ण हो और लंबी अवधि वाला हो, लंबी अवधि तक चलने वाला हो, और कार्यक्रम के सारांश को इसमें सम्मिलित करता है जिससे लोगों के वितरण के लिए उपयुक्त रूप से बनाया जा सके। ठीक है, और जो भी उसमें आप जिन चीज़ों का प्रयोग करें वो क्या करें, इस तरह से हो कि वो जो लोग हैं उनको समझ में आने वाला हो। ठीक है, तो बस कार्यक्रम नियोजन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि जिससे कार्यकुशलता से संचालित हो सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये है आपके जे.एस. गर्ग का। किसका? जे.एस. गर्ग का कथन है। कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत: मूल्यांकन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, व्यवहारिकता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत, हाँ, मूल्यांकन का भी सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है, व्यवहारिकता का भी सिद्धांत है, तो उपयुक्त सभी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, उद्देश्य प्राप्ति के निर्धारण की प्रक्रिया को कहते हैं। मूल्यांकन, प्रसार कार्य, कार्यक्रम नियोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो प्रसार कार्यक्रम
एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, उद्देश्य प्राप्ति की निर्धारण की प्रक्रिया। तो उसमें क्या हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, जो हमने उद्देश्य बनाए थे उसको हमने अचीव किया है या नहीं, ये कैसे, जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तभी तो हमको मालूम पड़ेगा। तो इवैल्यूएशन किस चीज़ का करता है कि हम अपने गोल, जो हमने शुरू में ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनको हम कितना प्राप्त कर पाए हैं, तो ये मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। कार्यक्रम नियोजन से क्या लाभ है, कार्यक्रम प्रोग्राम प्लानिंग से निरंतरता, मार्गदर्शन, नेतृत्व विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा उपरोक्त सभी। प्रसार कार्यक्रम नियोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका इसके द्वारा विकास कार्यों में संतुलित प्रगति होती है, करेक्ट है। कार्यक्रम का आधार सरकारी नौकरशाही होना चाहिए, कार्यक्रम को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए और कार्यक्रम के उद्देश्य को सुस्पष्ट और समाधान, हाँ ये भी सही, ये भी सही। कार्यक्रम का आधार सरकारी नौकरशाही होना चाहिए, यही गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। कार्यक्रम नियोजन का प्रसार में क्या महत्व है, इसके द्वारा विकास कार्यों में संतुलित प्रगति होती है, सही बात है। या निश्चित दशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है, या कार्यकर्ताओं और नेतृत्व में सहयोग स्थापित करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उपरोक्त सभी। तो ये हमारा कार्यक्रम नियोजन का प्रश्न है। फिर अब हम आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम आज अपने शरीर क्रिया विज्ञान से प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो शरीर क्रिया विज्ञान की अगर हम बात करें तो जिसमें कि हमारा सबसे पहला, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपने सिलेबस देखा ही होगा, तो आपको समझ में आएगा पूरा, आज पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं, तो जो हमारी जो कोशिका है उसमें कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अगर सिर्फ खाली जोड़ा ना लिखा हो तो इनकी संख्या 46 होती है। राइबोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने, के.आर. पोर्टर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने और अल्टमान ने। तो राइबोसोम की खोज किसने की, पैलाडे ने की। फिर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है, आरएनए का, डीएनए का, कोशाद्रव्य का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जो ये प्रोटीन संश्लेषण है इसका कार्य किसका होता है, ये आरएनए का होता है। फिर उसके बाद अगला है पाचक एंजाइम। मैं कोशिका का काफ़ी पहले भी प्रश्न उत्तर आपको करा चुकी हूँ, तो आप मॉडल प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ का मैंने पूरा एकदम विस्तार से बताया है कि क्या कैसे होता है। तो आप पीछे का भी प्रैक्टिस सेट देखते रहें और उससे क्या होगा, आपका बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर होता चला जाएगा। आपको जैसे लगता होगा कि ये चीज़ें कैसे याद होंगी, ये तो हमें याद नहीं हो पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा बार आप चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, अपने आप दिमाग में वो चीज़ें आपके बैठने लगती हैं। तो बिल्कुल आप ये ना सोचिए कि अरे ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, इसको तो हम जान ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है आप इस समय पढ़िए, अपना 100% दीजिए पढ़ाई में, और मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। पाचक एंजाइम किस कोशिकांग में मिलते हैं, राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। तो जो ये पाचक एंजाइम हैं वो कहाँ मिलते हैं देखने को, ये मिलते हैं आपके लाइसोसोम में देखने को मिलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो लवक की खोज किसने की है, हेकल महोदय ने की है। अगला है मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या है आंसर, कोशिका। कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका की बात अगर हम करेंगे तो हमेशा आप याद रखेंगे रॉबर्ट हुक है, और जो बीच में क्या है, ये केंद्रक, और ये किस कलर का है, ब्राउन। तो इससे आप याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन कलर का नहीं होता, मैं बता रही हूँ याद करने के लिए, ओके। तो अगर आपको केंद्रक का पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन, और कोशिका के बारे में पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
फिर अगला प्रश्न है कोशावाद, सेल थ्योरी भी मैंने बताई है आपको, किसने प्रस्तुत किया है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और ड्यूट्रीचेट और स्लाइडेन व श्वान। तो ये आपकी स्लाइडेन व श्वान ने आपकी सेल थ्योरी दी है और इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक मतलब व्यक्ति का निर्माण एक जीवित कोशिका से ही हुआ है। केंद्रक की खोज किसने की है? अभी मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने केंद्रक की खोज की है। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम व जीन्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जीव द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में। तो जो ये है आपके क्या प्रश्न है, क्रोमोसोम व जीन्स जो हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण करते हैं, जिससे माता पिता और दादा दादी मतलब इन सारी चीज़ों का क्या होता है, इनके जो गुण होते हैं वो बच्चे में आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपकी बात हम करें कि अगर कोशिका विभाजन का महत्व अगर पूछा जाए कि कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, तो उसका महत्व है नई कोशिकाओं का निर्माण करना तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करना। दो चीज़ें हैं, क्या? नई कोशिकाओं का निर्माण करना तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करना। ऊतक भी मैंने पढ़ाया था, ऊतक के प्रकार और ये सारी चीज़ें सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। ठीक है। तो ऊतक के बारे में भी आप एक बार देख ही लीजिएगा, मैं नाम ले लेती हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा कि अगर बात करें टिश्यूज़ की, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात करते हैं, ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से हैं आपके? मांसपेशीय ऊतक जिसको मस्कुलर टिश्यू आप कहते हैं, तंत्रिका ऊतक हैं, फिर उसके बाद संयोजी ऊतक हैं, आपस में बांधने का काम करते हैं संयोजी ऊतक, फिर आच्छादित ऊतक को ही हम क्या उपकला ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। मांसपेशीय ऊतक में क्या होता है? मांसपेशियों के बने होते हैं, त्वचा ऊतकों के नीचे स्थित होते हैं और ये अस्थि ऊतकों के ऊपर विद्यमान होते हैं। ठीक है। और इसी में जब हम मांसपेशीय ऊतक की बात करते हैं तब हमारी ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी आती है। ऐच्छिक में बताया था मैंने, रेखित पेशी रेखीय होगी और अनैच्छिक, ऐच्छिक अनैच्छिक बताने की जरूरत नहीं, मतलब जो मैं इच्छा से काम करती हूँ, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। ठीक है। रेखित हो गई, ऐच्छिक में रेखित हो गई और अनैच्छिक में आपकी अरेखित हो गई। ओके। तो अनैच्छिक में और हृदय पेशी जो है ये केवल हृदय में पाई जाती है और हृदय पेशी ऊतकों में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों ही प्रकार की पेशीय ऊतकों का सम्मिश्रण है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि हृदय पेशी क्या है, तो वो क्या है आपकी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों ही प्रकार की पेशियों का सम्मिश्रण है। तो और नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें कि तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं में के समूह हैं, संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का निर्माण इन्हीं से हुआ है। तो तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत जो ये आता है, इसमें संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र, दो तरह के तंत्रिका तंत्र इसमें आते हैं। तो संवेदी ऊतक अंगों को, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाते हैं तथा प्रेरक क्या करते हैं? ऊतक मस्तिष्क की आज्ञा को अंगों तक ले जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो संवेदी ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं? अंगों की संवेदना को मस्तिष्क, मतलब ये जो है ये मस्तिष्क है हमारा और यहाँ पे क्या हमारे अंग हैं, तो यहाँ हमारे अंगों की संवेदना को कहाँ लेकर के? मस्तिष्क तक लेकर के जाते हैं। ये कौन है? संवेदी ऊतक है। और फिर जो प्रेरक ऊतक हैं वो मस्तिष्क की आज्ञा को अंगों तक लेकर के जाते हैं। मस्तिष्क की जो आज्ञा होती है उसको कहाँ लेकर के जाते हैं? अंगों तक होते हैं। तो ये मस्तिष्क प्रेरित करता है, इसीलिए यहाँ पर प्रेरक ऊतक आएंगे और यहाँ पर शरीर संवेदना लेता है, इसलिए यहाँ पर संवेदी ऊतक आते हैं। मैं याद करने के लिए ऐसे बता रही हूँ आपको, जिससे कि आपको ये भूले ना। फिर उसके बाद अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करूँ या संयोजी ऊतक की बात करूं, तो संयोजी ऊतक क्या है कि विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये अंगों को क्या होते हैं, मतलब अपने स्थान से हटने नहीं देते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। संयोजी ऊतक की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। और इसी के अंतर्गत आपके आते हैं जो हैं आपके एरोलर ऊतक, जिसको अवकाशी ऊतक भी कहते हैं। ये ऊतक मांसपेशियों तथा अंगों को जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। वसीय ऊतक मतलब एडिपोज टिश्यू, ये ऊतक क्या करते हैं? बाह्य अंगों को सुडौलता प्रदान करते हैं तथा जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनको क्या वो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये वसा कणों से भरी हुई बड़ी बड़ी कोशिकाओं के रूप में रहते हैं। इनके बीच में धागे के समान सूत्र होते हैं। ये ऊतक अंतः त्वचा कोमल अंगों के चारों ओर रक्त धमनियों
तथा अस्थियों के गड्ढों में पाए जाते हैं। कौन से? वसीय ऊतक। ठीक है, तंतु या रेशेदार या संयोजी ऊतक। तो फाइब्रस टिश्यूज की बात इसी के अंतर्गत जो है इसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक, तो किसके अंतर्गत है? ये संयोजी ऊतक के अंतर्गत है। यहाँ पे तंतु या रेशेदार हैं, तो इसमें क्या होते हैं? लंबे लंबे तंतु होते हैं, गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। यह तंतु लहरिएदार होते हैं। इसमें कुछ श्वेत रंग के और कुछ पीले रंग के होते हैं। और ये क्या करते हैं? जो पीले रंग के तंतु पीले होते हैं और संख्या में ये श्वेत से कम होते हैं और ये लचीले होते हैं तथा इनमें शाखाएं भी निकली हुई होती हैं। फिर उसके बाद कंकाल संयोजी ऊतक। तो कंकाल संयोजी ऊतक में क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं? ऊतक शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसमें क्या क्या है? आपकी अस्थि है और उपास्थि, मतलब कि आपकी बोन और कार्टिलेज, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आच्छादित ऊतक की बात करूं तो जो शरीर को आच्छादित किए हुए होते हैं वो आच्छादित ऊतक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको टिश्यूज़ के बारे में बताया है और कोशिका के पार्ट्स आप लोग राइबोसोम, लाइसोसोम्स और लवक है ना, और एरोसेल्स है, मतलब ये सारी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर देख लें। फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से रक्त परिसंचरण की बात करें तो रक्त परिसंचरण के भाग हैं, क्या हैं? हृदय है, धमनी है, शिराएं हैं या उपयुक्त सभी हैं। तो जो ये रक्त परिसंचरण का काम है ये सारे लोग मिलकर के करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होता है? उपयुक्त सभी। हृदय चारों ओर से घिरा रहता है, पेरिकार्डियम से, मायोकार्डियम से, एंडोकार्डियम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये जो हृदय चारों ओर से किससे घिरा हुआ होता है? ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो किससे घिरा हुआ होता है? ये पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। ठीक, हृदय का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे भीतरी भाग है वो क्या कहलाता है? आपका एंडोकार्डियम कहलाता है। मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित है? तो मनुष्य का हृदय 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय के साथ साथ में। ये तो क्वेश्चन क्लियर नहीं आया है, मैं बोल दे रही हूँ से आपको कोई दिक्कत ना हो। वो रक्त वाहिनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो रक्त वाहिनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, शिराएं कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं या रक्त धमनियाँ कहते हैं। तो जो शुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं उनको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और अशुद्ध रक्त शिराओं में होता है, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। जो रक्त वाहिनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको शिराएं कहते हैं। थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, टिपिकल। औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 70 से 72 बार धड़कता है। और हम लोग क्या 1 मिनट में कितनी जो अगर श्वास लेने की बात करें कि कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में कितनी बार, तो वो 18 बार होती है। मनुष्य के रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक मानसिक तनाव, शारीरिक तापमान, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम, उपरोक्त सभी। तो जो रक्त परिसंचरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके यहाँ पर उपरोक्त सभी। हाँ, तो रक्त संचरण को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है 6 लीटर। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो रक्त का जो तरल भाग है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं और यह पीले रंग का होता है। प्लाज्मा के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मिलता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोनोजन, उपयुक्त सभी। तो प्लाज्मा में आपका ये सभी तरह का प्रोटीन मिलता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोनोजन
या उपरोक्त सभी। तो ये क्या है यहाँ पर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, प्लीहा, हृदय, फेफड़े। तो आरबीसी का जो निर्माण है वो आपके बोन मैरो अर्थात कि अस्थि मज्जा में होता है। सर्वदाता यूनिवर्सल रक्त कौन सा है? मतलब डोनर, ठीक है। तो सर्वदाता देने वाला ग्रुप कौन सा है? तो डोनर ऐसे लिखते हैं ना, तो उसी को आप ओ बना लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि डोनर कौन सा है? ओ ग्रुप है, ठीक है। और सर्व मतलब लेने वाला, तो लेने वाला ए बी आप याद कर लें कि किसको ले सकता है, वो कौन सा है ग्रुप आपका? ए बी। फिर उसके बाद है अगला, रक्त का कार्य क्या है? कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो अभी मैंने आपको बताया था कि कितनी बार सांस लेता है? 17 से 18 बार। ये करेक्ट आंसर है। वातावरण में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो वातावरण में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है। यहाँ 20 दिया है तो यहाँ पे 20 पे टिक कर देंगे। और निम्नलिखित में कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है? मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, रक्त में गैसों का अनुपात बनाए रखना, शरीर में तापमान को नियंत्रित रखना, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है ये आपका मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, ये भी करेक्ट है। रक्त में गैसों के अनुपात को बनाए रखना, ये भी करेक्ट है। और शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। श्वसन क्रिया में के प्रमुख अंग हैं नासा, गुहा, ग्रसनी, स्वर यंत्र, उपरोक्त सभी। तो श्वसन क्रिया के प्रमुख अंग ये क्या है? आपके सभी हैं। तो यहाँ उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा है कि जैसे जिस प्रश्न का आपको मुझसे पूछना रहता है कि आपको जैसे कंफर्म नहीं हो रहा है या क्लियर नहीं है, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा दिया करें, क्योंकि इस तरह से आप लोग कमेंट में लिखते हैं तो दूसरे बच्चे क्या होते हैं उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो जो भी मुझसे क्वेश्चन अगर पूछेगा, जैसे किसी को किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि मुझसे भी कभी कभी सोचते हम कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, तो इसमें क्या ऐसे गलती हो जाती है। लेकिन जो ये है आपका कि उसको जैसे क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं मुझे। तो इन दोनों में अंतर होना चाहिए ना। तो आप इस तरह से पूछते हैं तो क्या होता है कि मैं समझ नहीं पाती कि आप पूछ रहे हैं मुझे कि या मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो यह अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन, साइटोन, अक्षतंतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। और नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन क्या है? न्यूरॉन तो तंत्रिका कोशिका हो गई, और अगर नेफ्रॉन कहें तो ये किडनी की क्या है? ये आपकी किडनी की कोशिका है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग हैं? तो मस्तिष्क है, सुषुम्ना है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से सभी। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का आपका जो भाग है वो मस्तिष्क एवं सुषुम्ना नाड़ी है, दोनों है। तो उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर होता है। मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? तो इसमें है आपका दृढ़ तालिका, जाल तालिका, मृत्यु तालिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण जो है इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा मैटर मतलब दृढ़ तालिका, ठीक। तो ये सबसे बाहरी आवरण है। फिर अगला प्रश्न है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स की बात कर रहा है, संबंधित है किससे? यकृत से, कान से, मस्तिष्क से, वृक्क से। तो ये किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है। फिर उसके बाद डाई एनकेफेलॉन,
भाग हैं? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कि यह किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। और फिर उसके बाद प्रमस्तिष्क और मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो किसका? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो किस भाग से संबंधित है? प्रश्न में ये बार बार पूछा गया है। तो ये भी सेरिब्रम जो है प्रमस्तिष्क किससे? अग्र मस्तिष्क से संबंधित है। सुनने की क्रिया से किससे संबंधित है? पार्श्वखंड, पश्चखंड, शंखखंड, ललाट खंड। तो जो आपकी सुनने की क्रिया है वो शंख खंड से संबंधित है। मनुष्य में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो जो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं हैं वो होती हैं आपकी 12 जोड़ी। कितनी कपाल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कपाल तंत्रिकाएं होती हैं कितनी? 12 जोड़ी होती हैं। गंध संवेदना से संबंधित है घ्राण तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, नेत्र प्रेरक तंत्रिका और निधारा तंत्रिका। तो जो ये घ्राण संवेदना है उससे ये आपकी गंध संवेदना संबंधित है। और मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो मेरु तंत्रिकाएं जो हैं उनकी संख्या 31 जोड़ी है। तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या भी आप थोड़ा ध्यान देंगे और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या ध्यान देंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ये 12 जोड़ी है कपाल वाली और फिर उसके बाद ये 31 जोड़ी है। तो वैसे अगर बात करें हम कि आपके जो खोपड़ी है उसमें क्या है, जैसे चेहरे में 14 हैं, चेहरे में 14 अस्थियां और खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। इसको आपको याद रखना है। और अभी थोड़ा सा हम लोग मस्तिष्क के बारे में देखते हैं कि कैसे हम लोग जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये तंत्रिका तंत्र, इससे भी थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट का डिस्कशन करेंगे। मस्तिष्क जो होता है ये जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग होता है और यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और पूरे शरीर का हमारे संचालन किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। पूरे शरीर का संचालन किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा होता है। और हर क्रिया पर नियंत्रण कहाँ से होता है? हमारे मस्तिष्क से ही होता है। ओके, तो ये मस्तिष्क के अंदर जो सारा नियंत्रण हमारे बॉडी पर जो है वो क्या है? वो मस्तिष्क से ही होता है। और शरीर के विभिन्न भागों की संवेदनाएं मस्तिष्क में पहुंचती हैं जिसके अनुसार मस्तिष्क आज्ञा भेजता है। और मस्तिष्क में जो ग्रे मैटर है, जो धूसर द्रव्य है बाहर तथा सफ़ेद द्रव्य भीतर की ओर होता है। तो मस्तिष्क में जो वाइट है वो अंदर की तरफ की और जो धूसर ग्रे द्रव्य है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक, तो जो हमारा मस्तिष्क है उसके मस्तिष्क में ये जो इस पे आवरण होता है, तो मस्तिष्क का जो आवरण होता है उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो वो जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो पहला भाग जो है वो दृढ़ तानिका। दृढ़ तानिका क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है। फिर उसके बाद आपकी जाल तनिका। जाल तनिका दृढ़ तानिका के नीचे वाला भाग है। ठीक है, उसके नीचे वाला ये भाग होता है मस्तिष्क के। उसके बाद आता है आपका मृदु तानिका, मतलब पिया मैटर। मृदु तानिका जो है ये पतली सी कोमल परत है, यहाँ पे जो मस्तिष्क के अंदर ये पतली सी कोमल परत है तथा मस्तिष्क से चिपकी हुई रहती है। तो अब आपको अगर पूछे अगर कि तीनों में से, तो जो ये है पिया मैटर, उसमें पिया मैटर में आपकी मृदु तानिका है सबसे अंदर वाली, और उसके बीच वाली जो है वो कौन सी है? ये आपकी जाल तानिका है। और सबसे ऊपर वाली दृढ़ नाम से स्पष्ट होता है, ये सबसे कठोर होती है दृढ़ तानिका। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरल पदार्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? खनिज लवण, प्रोटीन, ग्लूकोज तथा लसिका कोशिकाएं होती हैं। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है जिसको जो आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? फ्लूइड में पूछा जा सकता है प्रश्न। इसमें आपका प्रोटीन भी है, ग्लूकोज भी है और फिर उसके बाद आपके खनिज भी हैं, लसिका कोशिकाएं भी इसमें विद्यमान होती हैं। एक स्वस्थ शरीर में इसकी मात्रा 150 मिलीमीटर तक की होती है। वो जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसकी मात्रा कितनी होती है? 150 ग्राम होती है।
ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के भाग की, और मस्तिष्क के भाग को कितने भागों में मस्तिष्क को हम बांट सकते हैं। तो ये तो हमारे आवरण की बात हो गई कि कितने प्रकार के मस्तिष्क का आवरण, 3 आवरण। दृढ़ तानिका ऊपर सबसे कठोर, जाल तानिका उसके नीचे, फिर उसके बाद मृदु तानिका मतलब मुलायम सी, जो कि मस्तिष्क की ऊपर की झिल्ली है, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जिसकी मात्रा 150 ग्राम होती है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपका ग्लूकोज भी रहता है, प्रोटीन, लवण, जल, खनिज तथा लसिका कोशिकाएं होती हैं। मस्तिष्क के भाग की बात करें तो 3 होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आपके 3 हो गए। तो अग्र मस्तिष्क को हम प्रोसेनकेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कितने 3 भाग होते हैं। ठीक, इसमें घ्राण भाग, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और डाइएनकेफेलॉन, इस तरह से 3 भाग होते हैं किसके, अग्र मस्तिष्क के। ठीक, तो फिर उसके बाद जो आपका घ्राण भाग है उसमें यह नाक के ठीक ऊपर स्थित होता है, और इसी से सूंघने वाली बात होती है। हाँ, और इसका स्थान बृहत मस्तिष्क ने ले लिया है। इसके फलस्वरूप जो बृहत मस्तिष्क है उसने इसका स्थान ले लिया है। फिर उसके बाद प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है इसे टेलिनकेफॉन भी कहते हैं। और प्रमस्तिष्क जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, सबसे पहले कौन सा मस्तिष्क पढ़ा है आपने पढ़ा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में घ्राण भाग, प्रमस्तिष्क और डाइएनकेफेलॉन आता है। ठीक, तो फिर उसके बाद इसको 3 भाग में बांट दिया गया। अगर मैं ऐसा पढ़ाने लगूंगी तो पूरा आपका एक लेक्चर और चला जाएगा, और टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ये आप जानिए कि ये तीनों के भाग हैं। और मध्य मस्तिष्क जो है, मध्य मस्तिष्क के नीचे जो पॉन्स होते हैं, और अनुमस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क के नीचे तथा सेतु और अनुमस्तिष्क के ऊपर वाला भाग है। जो मध्य मस्तिष्क है वो क्या है, वो उसके किसके नीचे तथा पॉन्स, सेतु और अनुमस्तिष्क के ऊपर वाला भाग है क्या, मध्य मस्तिष्क। यह आकार में स्तंभाकार होता है, और मस्तिष्क के अंदर नलिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एपिड्यूकुलस सेरिबरी कहते हैं, और इसमें भी प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पे बात करें कि नेत्र को घुमाने की क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। अधोवृत्त में कान की संवेदनाएं आती हैं, अतः इसे केंद्र में कान तथा सिर की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। किससे, आपकी मध्य मस्तिष्क से ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। और प्रमस्तिष्क जो है आपका, वो क्या है, आपकी बुद्धि, इच्छा, आवेश, स्मरण आदि से होता है। फिर पश्च मस्तिष्क की बात करें तो उसमें आपके पॉन्स हैं, मेरुशीर्ष है आपका, और पॉन्स और मेरुशीर्ष, ये 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर कपाल तंत्रिकाओं की बात करूँ तो मैंने बताया आपको कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 होती हैं। अलग अलग हैं, घ्राण तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं, नेत्र तंत्रिकाएं, इस तरह से लेकर के 12 तंत्रिकाएं होती हैं। स्पाइनल कार्ड्स हैं जो उसमें भी 3 परत होती हैं। उसमें कौन कौन से, दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृत तानिका। स्पाइनल कार्ड्स की भी 3 परत होती है, और उसी तरह से ये भी कार्य करती हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा, अगर बात करें मेरु तंत्रिका मतलब स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। इसमें 31 जोड़ियाँ होती हैं, और प्रत्येक मेरु तंत्रिका में, मेरुरज्जु में एक भिन्न खंड में 2 तंत्रिका के मूलों रूप में दिखाई हुई मतलब निकलती हुई दिखाई देती हैं, जो कि आगे और पीछे के मूल कहलाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं कि वो जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जो तंत्रिका कोशिका है उसकी संरचना की बात करें हम, तो कोशिका पिंड और अक्ष तंतु कौन क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, आपका कोशिका पिंड है और अक्ष तंतु है। तो कोशिका पिंड में आपका जो इकाई है आपकी तंत्रिका कोशिका, कौन सी जो आपकी इकाई है जिसको कि हम न्यूरॉन कहते हैं, तो उसमें क्या, उसमें जो संरचना होती है कुछ, अब ये मुझसे बन ही नहीं रहा है, हाँ कुछ इस टाइप की, जैसे मतलब थोड़ा फूल ज़्यादा बन जा रहा है, इस टाइप की संरचना, इस तरह से अगर आप मान लें तो ये न्यूरॉन की जैसे अगर संरचना इस तरह होती नहीं है, मैंने ऐसे बना दिया है सिर्फ इस तरह से होती है। तो ये क्या है, ऊपर का जो है कोशिका पिंड है जिसको साइटोन कहते हैं, केंद्रक इसी में विद्यमान होता है, और यहाँ पे क्या छोटे छोटे से धागे निकले हुए होते
हैं। और फिर उसके बाद ये जो है अक्षतंतु, जिसको अक्षतंतु कौन सा है, ये एक्सॉन है। एक्सॉन जो एकदम बाल से भी महीन होता है, ये क्या होता है, ये एक्सॉन होता है और दुम के समान संरचना होती है। तो ये आपका क्या है, तंत्रिका कोशिका की संरचना है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं जो आपको याद करने लायक है। ऊपर वाला है आपका जिसको साइटोन, जिसको हम कोशिका पिंड कहते हैं, और इसी में केंद्रक विद्यमान होता है, और जो दुम जैसी संरचना है इसको अक्षतंतु कहते हैं। फिर हम बात करें तंत्रिका कोशिका के प्रकार, तो कौन कौन सी तंत्रिकाएँ होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती हैं संवेदी और दूसरी होती हैं आपकी प्रेरक या अपवाही कोशिकाएँ। तो मैंने भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। तो संवेदी जो शरीर से मतलब सूचनाओं को मस्तिष्क में लेकर के जाती है, वो संवेदी कोशिकाएं होती हैं। और मस्तिष्क जिनको शरीर को करने की आज्ञा देता है, वो आपकी प्रेरक कोशिकाएं होती हैं। तो ये दो तरह की, एक संवेगी और दूसरी प्रेरक कोशिका, ये उत्तर हो गया। प्रमस्तिष्क का कार्य अगर पूछा जाए कि प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है, अक्सर पूछ ही लिया जाता है। तो प्रमस्तिष्क के कार्य में संवेदना को ग्रहण करना, ठीक है, संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य किसका होता है, प्रमस्तिष्क का होता है। तदनुसार अंगों का संचालन करने के लिए प्रमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है। किसी भी समस्या पर विचार करना प्रमस्तिष्क का ही कार्य है, ठीक है। स्मरण शक्ति भी प्रमस्तिष्क से आती है। देखना, सूंघना, बोलना, ये किससे, प्रमस्तिष्क का कार्य है। उच्च बौद्धिक क्षमता भी प्रमस्तिष्क का ही परिणाम है। तो ये बात हो गई हमारी प्रमस्तिष्क की, ठीक है। फिर मेरुरज्जु की बात करें, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड। अगर उसके फंक्शन की बात करते हैं तो मस्तिष्क का शरीर के अन्य भागों से संबंध स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन, मतलब दिमाग से और शरीर के कोऑर्डिनेशन का कार्य किसका है, ये आपके मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कार्ड का भी है। मैंने बताया था, तो एक बच्चे ने कहा था कि उसका ये आंसर गलत है। जी नहीं, ये आंसर बिल्कुल सही है। और मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, जिससे मुझे पता चले कि आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या मुझे बताना चाह रहे हैं। इसको मैं क्लियर नहीं कर पाती हूँ। अब फिर अगला क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, मतलब पहला कार्य मस्तिष्क का शरीर के साथ समन्वय बना करके रखना, और दूसरी क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। और उस प्रश्न में यही था, रिफ्लेक्स एक्शन की बात थी, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं, वो किसका, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य है। तो मेरुरज्जु मस्तिष्क तथा अंगों के मध्य संबंध बनाए रखने के लिए एक सेतु का कार्य करती है। संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा संवेदना मस्तिष्क में पहुंचाई जाती है, फिर प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क की आज्ञा से अंगों तक लाया जाता है। लेकिन कभी कभी मस्तिष्क का यह आदेश देने का कार्य मेरुरज्जु स्वयं ही कर शरीर को सुरक्षा प्रदान कर देती है। तो वहाँ पे जो कमीशन आंसर लिखता है, मैं वही आंसर बताती हूँ आपको, और उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं करती खुद से, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। मेरुरज्जु की यह क्रियाएं क्या कहलाती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं। मैंने आपसे बताया ना कि मेरुरज्जु रिफ्लेक्स एक्शन करके आया था प्रश्न में भी, तो इसके लिए हमेशा आप स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु का प्रयोग करेंगे। बस एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि प्रमस्तिष्क जो मेरु तरल है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसमें आपका, अभी मैं बात कर रही थी फ्लूइड की ना, तो ब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब प्रमस्तिष्क मेरु तरल जो है, उसमें किन किन चीज़ों का संगठन होता है, किन से मिलकर के बनता है। इस तरह से प्रश्न आ ही जाते हैं, खास करके टीजीटी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर उनका कुल मिलाकर के जो होता है वो कितना, 150 ग्राम की बात हुई थी कि जो फ्लूइड 150 ग्राम मिला करके होता है। तो अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज 50 से 80 mg होता है। कितना, इसको आप नोट कर लें, 50 से 80 mg। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट ये ना नोट कर पाएँ तो ये तो जाने ही कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। उसमें क्या क्या है, ग्लूकोज हो गया आपका। फिर मैं बात करती हूँ प्रोटीन की। प्रोटीन कितना, 20 से 30 mg आपका प्रोटीन हो गया। फिर यूरिया की बात करूँ तो यूरिया कितना हो गया, 10 से 30 mg यूरिया हो गया। और क्लोराइड की बात करूं तो क्लोराइड आपका 700 से 750 mg आपका क्लोराइड हो जाता है। और इसके अतिरिक्त इसमें क्या क्या चीज़ें, पोटेशियम है आपका, उसके बाद कैल्शियम है, और फिर उसके सोडियम है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम, सोडियम,
यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और यह तरल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्श्वनिलय पार्श्वनिलय में रक्तक जालिका द्वारा बनता है और रक्तक जालिका एक कोशिका का गुच्छा होता है। अगर पूछा जाए कि रक्तक जालिका क्या है तो ये क्या है, एक केशिकाओं का गुच्छा मतलब कैपिलरीज का एक बंच होता है और यह तरल व्यक्ति में प्रतिदिन औसतन 500 घन सेंटीमीटर बनता है। देखिए इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जो तरल है वो प्रतिदिन कितना, औसतन 500 घन सेंटीमीटर बनता है, जो अधिकतर शरीर में पुनः अवशोषित हो जाता है, बनता है और फिर उसका अवशोषण हो जाता है। प्रमस्तिष्क मेरु तरल के कार्य, जो ये फ्लूइड बनता है, जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो वो जिसको कि प्रमस्तिष्क मेरु तरल जो है उसका कार्य क्या है। तो जो इसका कार्य है, फंक्शंस इसके भी आप जानते रहिए। फ्लूइड का अगर फंक्शन पूछा जाए तो आप इसको बता पाएँ। तो यह तरल मस्तिष्क के कम से कम अधिक दाब पड़ने पर दाब को स्थिर रखता है। ठीक है, मस्तिष्क में कम या अधिक दाब पड़ने पर इसके दाब को स्थिर रखता है। यह तरल मस्तिष्क के कुछ भागों में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है, मस्तिष्क के ये जो तरल होता है उसके कुछ भागों में न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले ये जो मस्तिष्क का प्रेशर, मस्तिष्क पर जो दबाव होता है उसको क्या बनाए, स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, तो ये दाब को स्थिर बनाए रखता है। दूसरा क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को विभिन्न जगह पर मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करता है। और फिर इस तरल के द्वारा ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की चयापचय क्रियाएं नियंत्रित रहती हैं। ये आपको याद रखना है। चयापचय मतलब मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, वो किसके द्वारा रहती हैं नियंत्रित, तो वो आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अर्थात कि प्रमस्तिष्क मेरु तरल द्वारा होती रहती हैं। तो मैंने आपको थोड़े में ही ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपका जो ये तंत्रिका तंत्र का है, आपका नर्वस सिस्टम, उसमें आपको मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर हुआ ही होगा। और बिल्कुल बताएं कि कैसा आपको लग रहा है और पढ़ाया हुआ मेरा पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।